के बीच में नहीं होना चाहिए। हम भी आपके साथ कंपनी करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से रन फॉर कोऑपरेशन के तहत ये एक छोटी सी समार रैली को डीसी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है, जो बाज़ार से होते हुए जहां इनका ऑफिस है और जहां इनका कॉम्प्लेक्स है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, वहां तक जाएंगे और फॉलोड बाय अ स्मॉल प्रोग्राम देयर। वहाँ पर इनका जो मुद्दा यही है कि लोग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को जानें और उसके साथ रजिस्टर कराएं और अपना जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ज़रिए जो स्कीम्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके साथ मिलकर किस तरीके से तरक्की हो सकती है, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो सकती है, स्मॉल यूनिट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए आज का प्रोग्राम जो है वो रखा गया था। आप पिछले दिनों आपने देखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मैडम ईशा मुदगल भी यहाँ तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने कुछ खसूसी हिदायत भी दी थी कि कोऑपरेटिव को लेकर एक मूवमेंट चलाई जाए ताकि लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस हो सके और इसके ज़रिए चलाई जाने वाली जितनी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँचे ताकि उससे मैक्सिमम जो है वो लाभ लिया जा सके। थैंक यू। हेलो वो रुक जरा, मैं थोड़ा बड़ा शिफ्ट कर दूंगा। बड़े लगी शिफ्ट कर दो। चादर प्रोडक्ट नहीं चादर बोल दो पापा कर सकते हो पापा कर सकते हो टीचर का सिखाना इसकी वो क्या क्या आप बढ़िया। सुबह मॉर्निंग में एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो यंग जो है वह इंजर्ड हुए, तो एक क्रिटिकल है सरफराज, उसको हमने वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है। इसको एक कंपाउंड फ्रैक्चर जो है अभी एक्सरे में मिला है, लेफ्ट शोल्डर है वो डीप बॉन्ड है, और जो दूसरा जो है वो स्टेबल है और वो अंडर ट्रीटमेंट यहाँ पर ही हमारे पास। हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी जिम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह है, उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि
इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है खतरनाक होगा। महबूब जी, जो फार्मर्स लॉज है उनको रिपेल किया गया, क्या आपको लग रहा है एब्रोगेशन भी रिपेल हो सकता है? और आप इस स्टेप को किस तरह से देख रहे हैं कि रिपेल किए गए वो लॉज? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरह या पंजाब की तरह या दूसरे स्टेटों की तरह हमारे पास सैकड़ों में हमारी पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। हमारी मुश्किल से यहाँ की 3 और जम्मू की 2 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 मिला के। तो मेरा कहना ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक 370-35 एक बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया जाता। आपको लगता है कि मसला कश्मीर के पूरा में हल के लिए एक बार फिर से आपसे बातचीत का वो शुरू करना चाहिए? उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ ने बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। तो जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मगर बातचीत तो चल रही है। और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो बीजेपी का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मगर मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं ना तो वो सजा मांगते हैं, जिन्होंने ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारी UT J&K के हैं, मनोज सिन्हा जी, उनका धन्यवाद करता हूं, थैंक्स एक्सटेंड करता हूं कि उन्होंने जो सब इंस्पेक्टर्स के एस्पायरेंट थे पूरी J&K UT के, उनके ग्रीवेंस को टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट रिड्रेस किया है। उनकी डिमांड थी कि 2016 के बाद 5 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल रखी है। तो वो कहते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने, जब UT नहीं बनी थी 2005 में, जम्मू एंड कश्मीर रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू रिक्रूटमेंट एजेंसीज रूल्स 2005 बनाए। उन रूल्स का रूल 2 कहता है कि साल में कम से कम एक बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो हैं वो नॉन गेस्टेड SSRB को रेफर होनी चाहिए और गेस्टेड जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पुलिस का था वो अपना था, वो SSRB को रेफर नहीं करते थे। जब एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड के सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी का डिस्प्यूट हुआ तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड की सीनियरिटी सेपरेट नहीं हो सकती। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक बार फिर थैंक्स एक्सटेंड करता हूं, धन्यवाद एक्सटेंड करता हूं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का। उन्होंने रूल्स अमेंड किए और उसमें कहा कि सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी चाहे वो किसी भी विंग की होगी, वो रिक्रूटमेंट बोर्ड पुलिस का नहीं करेगा, वो SSRB करेगा। साथ में ही ये चाहिए था कि वहाँ 18 से जो एज रखी थी मिनिमम, उसको मिनिमम 21 करना चाहिए था, इनको 31 या 32 करना चाहिए था मैक्सिमम को। वो चूँकि उनके संज्ञान में नहीं आया, अब इन बच्चों ने ग्रीवेंस अपना प्रोजेक्ट किया कि हमारे 5 साल जो हमें 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, ये बैग नहीं कर रहे। ये रूल्स जो बने हैं स्टैट्यूटरी रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी J&K का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंडर ये रूल बने हैं। ये इनका स्टैट्यूटरी राइट था कि हमें 5 चांसेस 5 साल में मिलते। ये ग्रीवेंस इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मेरे पास भी आए, आपने भी उनकी ग्रीवेंस को आगे हाईलाइट किया और LG साहब ने उनको 2 साल की रिलैक्सेशन दी, हालांकि बनती 5 साल की थी। मैं एक बात बता दूं, ये जो डिसीजन है अभी, ये फार्मल डिसीजन नहीं हुआ, ये LG साहब की एक कमिटमेंट है। अभी डिसीजन होना है, फार्मल अमेंडमेंट होनी है, SRO निकलना है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि LG साहब को रिक्वेस्ट करता हूं,
चूंकि अभी टाइम है, अभी 2 साल जिनको एक्सटेंशन मिली है उनके लिए भी रूल्स अभी निकलने हैं। तो रूल्स निकालने से पहले जो ये बच्चे जो 33 साल की एज के लिए, मैक्सिमम एज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनका ग्रीवांस इसी एक्शन में रिड्रेस कर दिया जाए। आज किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। और प्रिय मित्रों, आज के दिन इस मोदी सरकार के आज आम इंसान की आज उन किसान शहीदों की जिनकी कुर्बानी से इस आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की लीडरशिप किसान विजय दिवस मना रही है। आज किसान विरोधी भाजपा और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों की जीत का दिन है। आज उन शहीद किसानों की जीत का दिन है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज देश भूलेगा नहीं। जिस तरीके से इस मुबारकबाद दी, लेकिन मैं कहता हूं कि जीत नहीं, उनकी हार है। और ये जीत उन शहीदों की जीत है जिनके संघर्ष से ये सरकार झुकी और ये काले कानून वापस लेने पड़े। J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से खास है क्योंकि हमेशा हम अपने इश्यूज़ को लेकर सरकार के सामने प्रेस के थ्रू और दीगर माध्यम के थ्रू आते हैं। आज हमारा जो एक 20 साल लंबा एक इशू था रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स को लेके, क्योंकि हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर्स थे 20 साल हो गए थे उनकी रिटायरमेंट को, लेकिन उनको जो है अपनी पोजीशंस पे कंफर्म नहीं किया गया था और वो आज भी जो है AEW की तनख्वाह पे थे जबकि चीफ इंजीनियर्स रिटायर हुए थे। 20 साल के बाद एक आज गवर्नमेंट ने जो है उनका इशू रिजॉल्व किया है, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया है और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ स्पेशली डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द J&K यूनियन टेरिटरी, अब हमारे रोहित कंसल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD और डॉक्टर देशराज भगत जी जो एडिशनल सेक्रेटरी HRM हैं और हमारे मनोज कुमार द्विवेदी जी जो GAD के भी कमर्शियल सेक्रेटरी हैं। उन सब की जो मेहनत की वजह से आज जो है हमारे रिटायर्ड इंजीनियर्स के चेहरों पे स्माइल आ सकी है। इसीलिए आज का दिन खास है और हम सब ये भी चाहते हैं कि हम यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद भी करें, क्योंकि जहाँ हम अपने इश्यूज़ को रेज करके गवर्नमेंट की कहीं पे खिंचाई भी करते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएट करने में भी हम पीछे नहीं हटते हैं। और हमें उम्मीद जागी है, इन सर्विस लोगों को जो है इस टाइम उम्मीद जागी है कि हमारे इश्यूज जो हैं उनको और तेज़ी से रिजॉल्व किया जाएगा, सो दैट पावर सेक्टर में जो भी काम करने वाले लोग हैं और जो आगे हमारी सर्विसेज है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इम्प्रूव होगी। तो मैं इसीलिए आज धन्यवाद करता हूँ मनोज सिन्हा जी का भी और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू। पूरा तिनिका यार जा हम ये पे जा मैं तो आओ जल्दी भैया पूरी करो। हाय हाय वजीर जारी, हाय हाय हरी मांगे पूरी करो, हरी मांग पूरी करो, फायर सर्विस हाय हाय, फायर सर्विस हाय हाय, वजीर जारी, हाय हाय वजीर जारी, हाय 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 वजीर जारी, हाय हाय हरी मांग पूरी करो, फायर सर्विस हाय हाय, फायर सर्विस
महमूद अहमद अजमताबाद से हूँ। तो ये बहरहाल अवाम देख रही है, दुनिया देख रही है कि अजमताबाद के अंदर आए दिन ऐसे हादसात हो रहे हैं। कोई ना कोई मकान आग जल रही है, लोग ऐसे ही देख रहे हैं। यही आवाम है कि जो ये देख लो आप, कैमरामैन दिखा सकते हैं कि बकेट के साथ, हाथों के साथ कहीं ना कहीं से पानी लाके ये आग बुझा रहे हैं। यहाँ पर बर्फबारी होती है, टीन के मकान बनाए गए हैं, तो यहाँ ऐसे हादसा होने के ज्यादा चांसेस हैं। लंबे अरसे से इस आवाम की ये मांग थी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या कोई वो फायर सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं हुई। और यहाँ पर ये बहुत शर्म की बात है कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी यहाँ नहीं आया। और देखा जाए अगर तो कोई भी पुलिस का कर्मी यहाँ पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जिसका घर अभी जला है, ये शौकत हुसैन एक माजूर आदमी है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये एक लात से इनकी ये हैंडीकैप पर्सन है, तो इनका मकान पूरी तरह से जल चुका है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, पहली बात तो यही है कि इनकी हेल्प करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फायर सर्विस दी जाए। तीसरी बात, यहाँ पर रोड लाइन्स होनी चाहिए, गाँव को कनेक्ट करना चाहिए रोड लाइन्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तवज्जो चाहते हैं। ये पानी देखिए, अगर तो हम बाल्टीज के साथ यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, ये कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। यहाँ पर फायर सर्विस, यहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह होने चाहिए, यही मांग है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, अमली दुआसा, हाय हाय, अमली दुआसा, हाय हाय, अमली दुआसा, हाय हाय। आज की जो इन्होंने कार्रवाई की है, मुझे लगता है, मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। ये अपने आप को लॉ अबाइडिंग पर्सन बोलते हैं। ये लोगों को सबक सिखाने के लिए कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, और ख़ुद ये जो लोग हैं ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। धक्केशाही से कोई काम नहीं होता। देखिए, हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, और जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते, और वो भी इस तरह से कि जिस बिल्डिंग का कोई लेना देना ही नहीं है कोर्ट के साथ, जिस बिल्डिंग का कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई कोर्ट में केस नहीं है, उस बिल्डिंग को आकर के चोरों की तरह सुबह मॉर्निंग में डिसमेंटल किया जाता है, बिना नोटिस दिए किया जाता है, और 2-2 नोटिस सर्व किए जाते हैं। मैं हैरान हूँ इन लोगों के जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और हम लोगों को गवर्नमेंट ने इसलिए बिठाया हुआ है कि हम इंटेलिजेंट हैं। कोर्ट जब भी कभी ऑर्डर करेगी तो एक ऑर्डर करेगी, या तो डिमोलिशिंग ऑर्डर होगा, भाई इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दीजिए। और यहीं पर ये महत्वपूर्ण सवाल आता है, इन्होंने दोनों काम मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों ने 2 कार्रवाई की है, किस आधार पे की हैं यहाँ आकर के बताएं तो सही। पहले तो ये बताएं कि जो ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वो किस बिल्डिंग के अगेंस्ट दिया है, और किस बिल्डिंग को लेकर के उन्होंने वो भी बताएं कि उसको क्या फैसला दिया है, डिमोलिश के लिए दिया है या उनको सील करने के दिया है। यहाँ आकर के ऐसी बिल्डिंग को तोड़ा गया है मॉर्निंग टाइम में, जिसका कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है पिछले 25 साल से, और ये बिल्डिंग बनी हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कार्रवाई करके म्यूनसिपैलिटी वाले कुछ अचीव कर रहे हैं। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है। ये पीछे हमारी बिल्डिंग है जो सुबह म्यूनसिपैलिटी वालों ने बिना नोटिस के और बिना किसी रीज़न के तोड़ दी है, और हमें अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये तोड़ी क्यों है। सर, ये आज सुबह तोड़ी गई है, और जब हमने ये पूछा कि इसका रीज़न क्या है, हमें रीज़न भी नहीं बताया गया, हमें नोटिस भी नहीं बताया गया। आप देखिए कि जम्मू में ये इतना डर का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है, और मेरी मीडिया वालों से भी ये दरख्वास्त है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा, परसों किसी के साथ होगा। अगर इस चीज़ को रेज़ नहीं किया जाए या इस चीज़ का हल नहीं निकाला जाए तो ये तो म्यूनसिपैलिटी वालों की धांधली शुरू हो जाएगी यहाँ पर। मोड़ो
गली नंबर क्या तेरा? वो किधर गया? ये काफ़ी दिनों से हम जज साहब के साथ चलानी कर रहे हैं और आज भी यहाँ पे जज साहब ने हमें यहाँ पे हुक्म बख्शा के चलानी हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आज हम हर किस्म की जो भी वायलेशन हो रही है रोड पे और जो भी ड्राइवर वायलेशन कर रहे हैं उनको चलानी दे रहे हैं और मुनासिब उनको फ़ाइन भी हो रहा है मौके पे। छोटे बच्चों के लिए तो बार बार हम आपके प्रेस के माध्यम से ये बताते हैं उनके पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को जब तक वो मैच्योरिटी अटेंड नहीं कर लेते तब तक वो उसको गाड़ी मत दें और जब वो इसके काबिल हो जाएंगे, लाइसेंस के काबिल हो जाएंगे तो तभी गाड़ी हैं। साथ साथ मैं वो उन लोगों को भी ये निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग मोटरसाइकिल या बाइक पे आते हैं, एक्सीडेंट्स हर रोज़ होते हैं, मैं उनको ये आपके माध्यम से मेरा उनको निवेदन है कि प्लीज़ जब भी घर से निकलें तो कम से कम हेलमेट तो डाल के निकलें और तो दोनों हेलमेट डाल के निकलें। देखिए अब जहाँ तक आवर चार्जिंग का ताल्लुक है, हम गाय बगाए मैं भी और मेरे एसओस भी हर जगह जहाँ भी कोई गाड़ी आवर चार्जिंग मिलती है, जहाँ भी हमें कंप्लेंट मिलती है तो उसको हम आवर चार्जिंग का कोड चलान भी देते हैं। और हमारा ये पाइप्स का मसला है जो रजौरी शहर के अंदर ये पिछले 50 सालों से हमारी जब से मैं होश हमने संभाली है तब से ये पैपे पहले की पड़ी हुई हैं। आज दिन तक इनको ना तो ठीक किया गया ना रिप्लेस किया गया, वही टोटली पैपें जो पीएचई की हैं टोटल रस्ट हो चुकी हैं। आपने देखा होगा जिस गली नाली में जहाँ भी ड्रेन आपको मिलेगी वहीं पे पाइप लीक पड़ी दिखाई देगी आपको। तो उससे जिसके हमारे लोगों को जितनी रजौरी शहर के अंदर जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसका कारण एक ही है कि जो यहाँ रजौरी के लोगों को पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा, लोग मजबूर हैं। इसका जो हमें जहाँ तक हमने बोला कि मैंने यहाँ हमारे एडवाइज़र फरूक खान साहब आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हम आए थे, हम उनको मेमोरेंडम नहीं मैंने उनको मेमोरेंडम रिटर्न में दिया कि हमारी पैपों के ये हालत है रजौरी शहर के अंदर, इनको चेंज किया जाए जल्द से जल्द। तो आज तक इम्प्लीमेंट्री हुआ। जो भी हमने यहाँ 2-4 बार यहाँ कितने टूर लगाए हैं, फरूक खान साहब ने यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम भी आए थे, उनसे भी हमने बात की। रजौरी शहर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट पिछले 40-50 साल से पहले की बिछी हुई पाइप्स हैं ये। तो आप देखेंगे जगह जगह जो पाइप्स हैं वो लीकेज हैं, लोगों को जो पानी है वो लीकेज के कारण ना तो पानी मिल रहा है और जिनको मिल भी रहा है वो भी पानी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो लोगों को जो पानी गंदा पीने से बीमारियां हो रही हैं। आप देखते हैं जीएमसी में हर साल टाइफाइड के लोग केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हर गंदा पानी से ही होता है, लोग पेट की बीमारियां जितनी हैं वो गंदे पानी से ही हो रही हैं। तो मैं पीएचई डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पाइप्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। जगह जगह से जो गंदगी नालियों से पाइप की जो लीकेज है वहाँ भी रोकी जाए ताकि लोगों को साफ़ पानी मिले और पूरी तरह से पानी मिले। रजौरी का जो एक सोर्स है पानी का, जो दनौर के एरिया से एक नहर से पानी लिया जाता है, उसकी भी देखा जाए तो वहाँ पिछले दिनों में आपने नहीं बताया था, वहाँ सफाई का काम बड़ा काम चल रहा था लेकिन वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं है। वो भी गंदा ही पानी है जो हमें फिल्टर करके पिलाया जाता है, उसकी भी सफाई नहीं हो रही। तो शहर में जो 2 नदियां हैं जिसके किनारे ये रजौरी शहर बसा हुआ है, इन नदियों को भी देखो तो पूरे शहर का जो भी लोग अपने घर का वेस्ट है उसी नदियों में गिराते हैं। तो यही पानी जो हमें पीने को मिलता है इसको फिल्टर भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इन नदियों का हाल देखो, जितने भी स्लाटर हाउस हैं सभी गंदगी जो है वो इसी नालों में डाल रहे हैं। तो ये रजौरी वासियों के लिए बहुत ही दुखदाई है और ये महामारी का कारण बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं कि आज यहाँ एक टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है मंजाकोट में और हम बैरोड से आए हैं यहाँ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को इस तरफ राग़िब किया है। जैसे कि आज माशरे में आप देख रहे हैं बहुत बुराइयाँ हैं, ड्रग्स वगैरह, उससे दूर रखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तो दूर दराज के एरियाज़ में थोड़ी हमें दिक्कत होती है ग्राउंड की, तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि यहाँ बच्चों को जोड़ने के लिए स्पोर्ट के साथ तो ग्राउंड वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और जितना से ज़्यादा नौजवान हैं उनको इस तरफ लाया जाए इस प्लेटफॉर्म पे, जो फिज़िकली फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा है। ये एक हमारी लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा है जिसको हम खेल कूद कहते हैं। तो इससे इंसान की मेंटली भी फिट रहता है और फिज़िकली भी फिट रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम CNI के चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए।
हमारी जो जनवट डिमांड प्ले ग्राउंड है, हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील मंजाकोट के किसी भी गांव में कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड न होने की वजह से बहुत सारे नौजवानों का टैलेंट ज़ाया होता जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि हर पंचायत में प्ले ग्राउंड बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स फंड दिया जाएगा। अभी तक ना प्ले ग्राउंड बनाया गया ना स्पोर्ट्स फंड दिया गया है। मेरे ख्याल से ये काम सिर्फ पेपर पर होता है, ना कि फील्ड पर। लिहाजा हम ज़िला इंतज़ामिया गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारी तहसील मंजाकोट के अंदर एक प्ले ग्राउंड दिया जाए ताकि यहाँ के स्टेशन में डिफरेंट जो विभाग हैं वो शुरू की है। आज सुबह भी हम एक कार्यक्रम में थे तो वहाँ पिछले 15 दिन से वॉलीबॉल की गेम्स चल रही हैं, हॉकी की गेम्स चल रही हैं। उसमें बहुत सारे हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट सेकंड और 3 कंसोलेशन प्राइजेस 3 कैटेगरीज में, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरीज में हमारे बच्चों ने हासिल किया है। सर आज हम उन बच्चों को बुला रहे हैं जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट लिया है और फर्स्ट सेकंड और 3 कंसोलेशन प्राइजेस हैं। ये वो बच्चे हैं सर जिनको हम हलीम फातिमा रैना, तो प्लीज उनमें हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। पहला जो पुंछ लिंकअप को लेकर हॉकी का फाइनल मैच था और स्टेडियम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उस मैच को देखने के लिए आए थे, जिससे हमें ये नतीजा निकलता है कि लोग जो हैं अब आस्ता आस्ता जो है वो खेल की तरफ जो है वो रुझान दे रहे हैं और कंपटीशन जो है वो खुल रहे हैं। उसमें जो है बहुत सारे बच्चों को प्राइजेस भी दिए हैं और ये जो कंपटीशन है ये ना केवल हॉकी का, वॉलीबॉल का कंपटीशन चल रहा था, क्रिकेट का कंपटीशन चल रहा था, वहाँ हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन था और वहाँ डाक शो का कंपटीशन था। तो जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए, नॉर्मल पटरी पे लाने के लिए और यूथ एंगेजमेंट को लेके ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तरह आपने ये देखा कि बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में एक आर्ट एंड कल्चर अकेडमी की तरफ से एक पेंटिंग कंपटीशन जो है वो रखा गया था और इसमें बहुत खूबसूरत बच्चों ने पेंटिंग बनाई है और जिन बच्चों की जो पेंटिंग अच्छी थी उनको एक कमेटी के थ्रू जो है वो प्राइसेस भी दिए गए, जिससे उनकी हौसला अफजाई की गई। आने वाले दिनों में इनका एक वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें बच्चे और अच्छा पेंटिंग सीखेंगे। थैंक यू।